कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एम्बेसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अब हमें जवाब दिया करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाए मतलब। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। नमस्कार, आपने सुनी इनकी व्यथा। ये भारत का भविष्य है, ये भारत का कल है जो आज यूक्रेन में फंसा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। युद्ध का मैदान बने यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्र आज मदद की मांग कर रहे हैं। सरकार से मदद मांगी जा रही है, अपनी जान की भीख मांगी जा रही है, बाहर निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में स्थिति अब इस कदर खराब हो चुकी है कि भारतीय छात्रों को जान बचाने के लिए सुरंग, बंकरों और मेट्रो स्टेशन के नीचे छिपना पड़ रहा है, दुबकना पड़ रहा है। खैर, यह स्थिति सिर्फ भारतीयों के साथ नहीं बल्कि और भी देशों के प्रवासी लोगों के साथ है जो वहां पर फंसे हुए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सरकार उन्हें निकालने की कोशिश नहीं कर रही। सरकार ने युद्ध शुरू होने से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। 15 फरवरी को कीव में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों को यूक्रेन में अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करने को कह दिया था। लेकिन 23 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से चढ़ाई चालू की, उसके बाद फिर क्या था? 2 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन के रूस के बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया गया। कीव और खार्किव को भी चारों ओर से घेर लिया गया। ऐसे में जितने भी छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, उनके बीच पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई और केंद्र सरकार, जो कि अब तक सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही थी, वो भी चेती और 25 फरवरी को पहली फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई, जो 219 बच्चों को लेकर मुंबई वापस लौटी। इसके बाद भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा शुरू हो गया, जिसके तहत हर भारतीय नागरिक को वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 4 फ्लाइट से 1396 छात्रों को तकरीबन वापस भारत लाया जा चुका है। लेकिन अभी भी 18,000 के आसपास भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द लाने की चुनौती सरकार के सामने है। खैर, ये तो रहा भारतीयों की वापसी का मुद्दा। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जो जारी जंग है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां पहले रूस बातचीत से किनारा कर रहा था, फिर यूक्रेन करने लगा। आखिरकार दोनों देशों के बीच बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत हुई, लेकिन जैसा सोचा जा रहा था हुआ भी वैसा। बातचीत में दोनों के बीच सहमति बनती दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ रूस मीडिया के एक सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। दरअसल रूसी मीडिया का कहना है कि उनके देश ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। जी हां, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। इसे लेकर रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानकारी भी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस की उत्तरी और प्रशांत बेड़े की सामरिक मिसाइल कमांड को भी अलर्ट पर कर दिया गया। यानी कि साफ है, आने वाले दिनों में गतिरोध थमने की बजाय और बढ़ जाए और दुनिया को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन यह मानव सभ्यता के लिए बेशक बेहद दुखद। तो आगे होगा क्या, इस पर आज करेंगे चर्चा। और भी बहुत सारे सवाल महत्वपूर्ण खड़े होते हुए ये जो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, मसलन रूस की धमकी, क्या तीसरे विश्व युद्ध का बना ये प्लान? क्या ये पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ता हुआ उसकी शुरुआत के संकेत मिलते हुए? बेलारूस रूस के साथ क्या न्यूक्लियर वॉर का होगा आगाज? यूक्रेन का पलटवार, क्या पुतिन करेंगे न्यूक्लियर वॉर?
छात्रों की पुकार, क्या जल्द घर वापसी होगी साकार? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से मैं पैनल का आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैम आपका। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, और अब से थोड़ी ही देर में पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी आपके साथ। केंद्र में है आपकी सरकार, ये पूरा विश्व इस समय चिंता में, जिस तरह से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र खासकर वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, किस तरह से, कितनी तैयारी के साथ और कितना इफेक्टिवली आप इस ऑपरेशन गंगा को अंजाम दे रही हैं? आगे क्या कुछ प्लानिंग है? जिस तरह से न्यूक्लियर युद्धाभ्यास की खबरें भी सामने आ रही है, चिंता बढ़ती हुई। शर्मा जी। नमस्कार। भारतीय झंडा वहाँ पे भारतीय नागरिकों और भारतीय स्टूडेंट के लिए एक सुरक्षा की गारंटी है, और ये हमने सिद्ध कर दिया है। और ना सिर्फ भारतीय बल्कि पूरे विश्व के नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं। चाइना के नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं, अमेरिका के नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं। ना चाइना वहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान को एग्जीक्यूट कर पाया है, ना अमेरिका कर पाया है, ना ही कोई दूसरी कंट्री कर पाई है। ये काम भारत कर पाया है। 6 फ्लाइट से 1400 से ज्यादा 1400 से ज्यादा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट भारत में आ चुके हैं। 8000 से ज्यादा भारतीयों ने जब एडवाइजरी जारी की तो यूक्रेन को छोड़ दिया था, वो भारत पहले ही आ चुके थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनको गुमराह किया कि आप रुके रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑनलाइन क्लास नहीं होंगी, उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से वो भारत छोड़ के यूक्रेन में जाके पढ़ाई करते हैं और वहां पे रुके रहे, या किसी के कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ठान लिया है कि हम एक भी नागरिक को यूक्रेन में नहीं रहने देंगे। हम एक एक नागरिक को भी यूक्रेन से वापस लाएंगे और उनको सुरक्षा देंगे। 4 केंद्रीय मंत्री भेजे गए हैं जो पड़ोस में यूक्रेन के राज्य हैं, जो देश हैं, वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जाके बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन जो एफर्ट्स हैं उनको और बेटर करेंगे। जो इवैक्यूएशन की जो स्पीड है ऑपरेशन गंगा के तहत, उसको और ज्यादा तेजी से एग्जीक्यूट किया जाएगा। और मैं आपके टीवी के माध्यम से उन सभी माता पिता को या रिलेटिव्स को ये शाश्वत कर देना चाहता हूँ, ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को, आपके रिलेटिव्स को आंच नहीं आएगी। भारत सरकार पूर्ण रूप से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से अपने नागरिकों को वापस लाने में लगी हुई है। और भारत सरकार यूक्रेन से भी लगातार बात कर रही है, रशिया से भी बात कर रही है, और जहां पे भी रशिया के लड़ाकू विमान भारतीय झंडा देखते हैं तो वो सम्मान करते हैं। अभी तक हमारे किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और हमें पूर्ण विश्वास है नागरिकों को लाने की कोशिशें तो तेजी के साथ हो रही है, जैसा कि आप दावा कर ही रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर भी हिंदुस्तान का एक एक नागरिक भारत की सरकार, केंद्र की सरकार की तरफ एकटक निगाहें लगाकर देख रहा है कि क्या कुछ इस पर हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल इंडिया इसमें प्ले कर सकता है, ताकि इसे रोका जा सके, थामा जा सके। वरना दुष्परिणाम इसका इतना भयंकर होगा, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए, 2 चीजें, एक, हम अपने नागरिकों को वापस लाएं। आज स्थिति ये हो गई है, बहुत सारे समाचार पत्रों ने भी देखा है, इवन चाइनीज जो नागरिक हैं वो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, भारत की एम्बेसी से अनुरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं, हमारी मदद करो। क्योंकि वो स्टूडेंट भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और भारत सरकार के पास पहुंच रहे हैं। दूसरी बात कि भारत कैसे इंटरवेन करे। अब भारत क्योंकि किसी भी पक्ष के में नहीं है, ना नाटो के साथ है और ना ही पूर्ण रूप से रशिया का जो ग्रुप है उसके साथ है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, किस तरीके से भारत को आगे बढ़ना है। भारत किसी पक्ष में जा भी नहीं सकता और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इवन हमारे मसलों पे यूक्रेन का किस तरीके का स्टैंड रहा है, हम सभी जानते हैं। वो लगातार हमारी बातों को ना कश्मीर पे समझता था, ना चाइना पे समझता था, ना पाकिस्तान पे समझता था, और अपने हिसाब से वो अपना पक्ष रखते थे। रशिया लगातार भारत को साथ देते हैं, लगातार उन्होंने भारत की मदद की है और एक रिलायबल पार्टनर है। और हमारी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी बहुत मजबूत है, यूरोप के अन्य देशों के साथ भी बहुत मजबूत है। तो हमारी एक इंडिपेंडेंट और एक कॉमन स्ट्रेटजी रही है, यानी कि कुल मिलाकर इंडिया इंटरवीन अभी नहीं कर सकता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस समय बनी हुई है। अनुमा आचार्य जी, आपका रुख करूंगी। जिस स्ट्रेटेजी के साथ ये ऑपरेशन गंगा आगे बढ़ाया जा रहा है, इंटरवेंस शुरू हो चुकी है, हार्ड इंटरवेंस,
शायद अभी ना करे। चलिए ठीक है, हार्ड इंटरवीन शायद अभी ना करे इंडियन गवर्नमेंट्स, लेकिन सॉफ्ट इंटरवीन के शुरू होने की बात यहाँ पर शर्मा साहब कर रहे हैं। अनुमा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, और खास तौर पर न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है इस क्रिटिकल सिचुएशन में? मैम से आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक सुन पा रही है मैम, बोलिए बोलिए जी। मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप ही के चैनल पर देख रही थी, जो पहली शिफ्ट में बच्चे आए थे वो ये कह रहे थे, उनके पिताजी और वो बच्चे खुद भी, कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी। तो जब पहले ही खेप वाले जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम है, तो जो आगे है बहुत से बच्चे हैं जो बता रहे हैं, बहुत साफ बता रहे हैं कि एम्बेसी का जो फोन है वो लग नहीं रहा है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये ऑफ गंगा हेल्पलाइन को मैंने खुद ट्राई की है। यहाँ पर को पूरा एक डिटेल मिला। एक बच्ची है मेरे शहर विदिशा की, उसका नाम सृष्टि टेरी विल्सन है, और वो फंसी हुई है कीव में। तो उसने ये बीच क्यों बोल रहे हैं, जब मेरा बाप क्या कितने असभ्य लोगों को बुला देती है शिल्पा जी, आप इंटरव्यू में रोक ये क्या बदतमीजी है? ठीक है शर्मा जी, उनको बोलने तो दीजिए, वो बोलना क्या चाह रही है, क्या पता वाकई में विदिशा में एक ऐसी बच्ची हो, ठीक है, वाकई में कोई छात्रा ऐसी हो जिसे मदद की दरकार हो इस समय। झूठ नहीं बोलना चाहिए, नजर आ रहा है कि जिस तरह से शर्मा जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, एक बार अनुमा जी की बात तो आने दीजिए। अनुमा जी बोलिए अनुमा जी बोलिए। मेरे को बात दे रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि एक बच्ची है सृष्टि टेरी विल्सन, कीव में फंसी हुई है, बंकर में बैठे, वह कर्फ्यू खुला गए और 10 से 2 बजे तक खुला था, लेकिन एम्बेसी ने इनको कनेक्ट नहीं किया। इसके कारण ये बच्चे, कुछ बच्चे स्टेशन तक पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, और ये सारी प्रॉब्लम है। और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कल मन की इतनी बड़ी लफाजी करी थी प्रधानमंत्री ने, एक बार तो बोलना, पर्वों की बात कर रहे थे, शर्मा नहीं, पर्वों की बात कर रहे थे। आज देश को, प्रधानमंत्री को सामने खड़े होकर आश्वासन दिलाना है। प्रधानमंत्री को अब आना चाहिए सामने, उनके मन की वाहियात बातें सुनने के लिए किसी को वक्त नहीं है, लेकिन आज जब देश को जरूरत है उस समय प्रधानमंत्री को सामने होना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में वो मिस्टर इतना हो जाते हैं, वो लेकिन बीजेपी कह तो रही है, अनुमा जी कह रही है कि हमने 4 मंत्रियों के डेलीगेशन को तैयार कर लिया है और आगे का दारोमदार उनके कंधों पर होगा, और जो भी बेस्ट हो पाएगा वो करेंगे। शिल्पा जी, 20,000 बच्चे हैं, 80 फ्लाइट लगेंगी, 6 फ्लाइट में कूद के फालतू बातें नहीं करनी है, हमको सच में अपने बच्चों को वापस लाना है। बॉर्डर पे खड़े हुए बच्चे पूछ रहे हैं, एडवाइजरी भरोसे है कि हम यहाँ तक आए हैं, बॉर्डर तक आए हैं, वो कोई पोलैंड बॉर्डर पे है, कोई रोमानिया की बॉर्डर पे, वो कह रहे हैं हम यहाँ तक आए, यहाँ से आगे कैसे जाए? क्या प्रधानमंत्री कहाँ है? क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं। वाजिब सवाल है अनुमा जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया है, इसका तुरंत और सीधा और सटीक जवाब मैं चाहूंगी आपसे खेमचंद शर्मा जी। यानी कि 5, 10, 20 फ्लाइट से काम नहीं चलने वाला है, यही तो मेरा आपसे सवाल था कि आप लोग तैयार है? 80 से 90 फ्लाइट्स की आवश्यकता पड़ेगी ताकि तमाम बच्चों को, वो भी जल्द से जल्द, सुरक्षित सकुशल भारत वापस लाया जा सके। देखिए, चाहे 200 फ्लाइट की जरूरत पड़े, चाहे हमें सिर्फ भेजनी पड़े, सब इंतजाम किया जाएगा। पहले तो इन जो बहन बोल रही थी उनकी निंदा करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं, प्लीज पैनिक क्रिएट ना करें। हेल्पलाइन चल रही है, आप कॉल करें, नहीं तो ऑनलाइन टीवी पे कॉल करके देखें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप झूठी साबित हो जाएंगी। सारी हेल्पलाइन चल रही है और सरकार इसमें पूरी तरीके से जान झोंकी हुई है, ताकत लगाई हुई है। 4 मंत्री जा रहे हैं, जो भी जरूरत होगी, अगर हमें सिर्फ भेजना पड़ेगा तो हम सिर्फ भी भेजेंगे। अगर हमें फ्लाइट से स्टूडेंट को ला सकते हैं तो फ्लाइट से लाएंगे, किसी भी कीमत पे हम एक भी स्टूडेंट का बाल बांका नहीं होने देंगे। और आपको प्राउड होना चाहिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे, और आप उनकी निंदा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही इवैक्यूएशन कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक भारत ही अपने 1400 नागरिकों को वहां से लेके आ पाया है और कोई भी नहीं आ पाया। संख्या बहुत बड़ी है और समय बहुत कम। क्या आपको इसकी गंभीरता का अपने नागरिकों अंदाजा है सर? पाया आपको संख्या बहुत बड़ी है और वक्त बेहद कम हमारे पास है। इससे पहले कि उन लोगों की जान को वहां पर खतरा हो जाए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ठीक है अनुमा जी, आ रही है एक सेकंड, पहले एक बार शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर। यही आपकी घटिया राजनीति को दिखाता है। अरे ये तो देश का सवाल है, क्यों हर मुद्दे पे राजनीति करते हो? आपको इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है, ठीक है ना? अगर विपक्ष कुछ
कंसर्न सवालों को रख रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? चिंता हो रही है ना सिर्फ विपक्ष को, ना सिर्फ उनके पेरेंट्स को जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, बल्कि हर एक उस नागरिक को जो इस मामले की गंभीरता को समझ रहा है कि उनके बच्चों पर और उन बच्चों के पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। चैलेंज करता हूँ, आप ऑनलाइन हेल्पलाइन पे नंबर लगाएं। चलिए ठीक है, चल रही है तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। हनुमान जी वो चैलेंज कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है उस पर कॉल कीजिए, जरूर आपकी सुनवाई होगी, पैनिक क्रिएट ना करें, ऐसा कहना है शर्मा जी का। हनुमान जी। शिल्पा जी, वहां पर इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि इनकी बीजेपी आईटी सेल में सारे लोगों ने किया कि बच्चे पढ़ने क्यों गए, ये पहली एडवाइजरी में क्यों नहीं आए, इस तरह से बात करना है, जिम्मेदार नहीं है, लोग गाल बजाते हैं और वो बच्चे। देखिए जब झूठ पकड़ा गया, नाम ले लेके कह रहे हैं की बात कि इस व्यक्ति ने हमें कहा था कि यहाँ तक आओ और अब वो नजारे दे, और मैं खुद बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस ऑफ गंगा का जो उन्होंने हैंडल दिया है, कोई रिस्पांस नहीं है, नॉन रिस्पॉन्सिव हैंडल है, तो ये पूरी तरह केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है के लिए। अगर कुछ टेक्निकलिटीज में अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों का, अगर अनुमा जी 1% मानकर चलिए सच कह रही है तो ये बेहद गंभीर हो जाता है। शर्मा जी जरा आप इस पॉइंट पर भी तो फोकस कीजिए कि अगर वाकई में कुछ लोगों को ये फेस करना पड़ रहा होगा तो आप अंदाजा लगाइए जरा कि वो किस हद तक दहशत में होंगे, भय के माहौल में होंगे। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है। अब मैं आपकी राजनीति में नहीं जाना चाहती हूँ, ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अनुज जी, हमने पक्ष को भी सुना, हमने विपक्ष को भी सुना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से हमने देख लिया, लेकिन ये विडंबना की बात है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति करने की कोशिश हो रही है। इससे अलग आप इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है रूस के बीच में, यूक्रेन के बीच में, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कितना गंभीर ये होता हुआ, और ऊपर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा। क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने की कगार पर? क्या पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर? शिल्पा, पहली बात तो मैं जो अनुमा जी बोल रही थी वो अधिकतर बात मैं सुन नहीं पाया, उनके ऑडियो में कोई इशू था। ठीक है। मेरा सिर्फ एक सैनिक के तौर पे रिक्वेस्ट है कि एक ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस सेंसिटिव इशू में इस समय पर संयम और विश्वास की आवश्यकता है, और इस विषय पर राजनीति मेरे हिसाब से, ये लोग जो करना चाहें करते रहें, मेरे हिसाब से इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमें एक प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को ले आएं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, और यदि इस प्रकार की कोई परेशानियां होती हैं, वो परेशानियां इसलिए होती हैं कि जो फॉग ऑफ वॉर है, लड़ाई हो रही है, वहां पे बम बरस रहे हैं, और वहां से कैसे आप किस प्रकार से उनको निकालेंगे? कम्युनिकेशन नहीं होने की संभावना है, तो जो भी, और उसके अलावा सिर्फ भारतवर्ष के बच्चे या भारतवर्ष के नागरिक वहां से वापस नहीं आ रहे हैं। वो जो 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पे 4 लाख लोग तो यूक्रेन के वापस आ चुके हैं, जो कि पोलैंड में, रोमानिया में, चेकोस्लोवाकिया में, नीचे साउथ में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर बहुत अफरा तफरी का माहौल है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि राजनीति को दरकिनार करके अभी हमें अपना सिर्फ एकमात्र ध्येय यह बनाना चाहिए कि किस प्रकार हम इसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसको मैं वहीं छोड़ता हूं, इसके ऊपर मैं और कोई, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा दोनों गेस्टों से कि इस पर राजनीति ना करें तो बेहतर रहेगा, बाकी उनकी इच्छा है। दूसरी बात, जहां तक न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं शिल्पा, कि जो न्यूक्लियर वॉर का जो इन्होंने बातचीत शुरू करी है, अब देखिए आप रशिया की सिचुएशन देखें कि पूरी तरह से उसको वो कर दिया गया है। ये जब भी न्यूक्लियर वॉर का कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट आज तो आता नहीं है, ये उन्होंने क्यों दिया है? इस चीज को आप 2 चीजें देखिए, टाइमिंग देखिए और रीजन देखिए। टाइमिंग उनका ऐसा है कि जब बातचीत होने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब 2
बेलिजरेंट पार्टीज आपस में बातचीत करने के लिए टेबल पे आती हैं, नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो दोनों पार्टियां प्रयास करती हैं कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करें। तो ये मेरे हिसाब से ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है रशिया का, ये एक उन्होंने धमकी देने के प्रयास करा है और ये प्रयास किया है कि अगर इस न्यूक्लियर ब्लफ के चलते वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएटिंग टेबल पर जाकर के बैठे। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। वजह यह है कि जिस रफ्तार से रूस ने अपना ऑपरेशन प्लान किया था, जिस तेजी से उसको आगे बढ़ना था, जो रेजिस्टेंस उन्होंने एंटिसिपेट किया था और जो उनका प्लान था, जमीन पे वो प्रोग्रेस उस प्रकार नहीं हुई। रेजिस्टेंस जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उनको मिला। सक्सेस जो उन्होंने सोची थी जिस समय टाइम फ्रेम के अंदर, उससे कहीं कम मिली। तो अब ऐसी परिस्थिति बनी, तभी तो देखिए एक टाइम था जब पुतिन कह रहे थे कि किसी कीमत पे बात नहीं होगी जब तक कि जेलेंस्की अपना पद नहीं छोड़ देते और उनकी न्यूक्लियर बम की सिर्फ धमकी रशिया की तरफ से दी गई है, सिर्फ डराने के मकसद के साथ, ताकि जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठा जा सके तो उनके दिमाग में ये फैक्टर जरूर रहे। बिल्कुल देखो शिल्पा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पुतिन कोई बच्चे नहीं है और ना वो पागल है। उनको भी पता है कि ये इस न्यूक्लियर थ्रेट का क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। इस न्यूक्लियर थ्रेट का एक सबसे बड़ा असर जो मैं आपको बताऊं होने की संभावना है, वो उनके अपने देश में उनके खिलाफत। उसकी वजह यह है कि यदि आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे तो आप ये ना समझें कि दूसरे लोग बैठ करके उस न्यूक्लियर स्ट्राइक में मरते रहेंगे। ए न्यूक्लियर स्ट्राइक इज MADS, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो जब रूस के लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि भैया ये अगर आपने किया तो हमारे को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, अब देखिए इतिहास देखिए, एक ही बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ है। न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल क्यों हुआ, कहां हुआ? सारी लड़ाई जर्मनी में हुई, दुश्मन नंबर 1 जर्मनी था। न्यूक्लियर बम आपने जापान में जाकर के चलाया, उसकी वजह थी जापान वॉज द ओनली कंट्री जिन्होंने यूएस पे हमला। तो ये तमाम चीजें आपको देखने की आवश्यकता है। यूरोप में अगर न्यूक्लियर बम, चेरनोबिल का उदाहरण ले लें, चेरनोबिल में जब वो एक्सीडेंट हुआ था रेडियो एक्टिविटी का, तो उस एक्सीडेंट के बाद मीलों दूर तक रेडियो एक्टिविटी का असर हुआ है सिर्फ एक्सीडेंट से। आप सोच लें कि आप न्यूक्लियर बम अगर यूक्रेन में डालेंगे, पुतिन को भी पता है, उन्हें भी एहसास है कि कितना भयंकर परिणाम इसका हो सकता है, लेकिन सिर्फ डराने के मकसद के साथ ये कहीं ना कहीं शिगुफा छोड़ा गया है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है, पूर्व राजनयिक हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गोयल साहब आपका। मेरा कंसर्न ये है कि अब तक का इस पूरे मामले में अगर रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसने जो कहा वो करके भी दिखाया। यूक्रेन को भी ऐसा लग रहा था सिर्फ कहा जा रहा है, कुछ होगा नहीं, लेकिन जब हो गया उसके बाद मामला हाथ से बाहर निकलता हुआ नजर आया। उसके बाद आज की क्या स्थिति है सबके सामने, और ऊपर से अब रशिया की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब की इस तरह से धमकी देना, अगर हम इसे धमकी माने अनुज माथुर जी के मुताबिक, किस तरफ इशारा करता हुआ सर? क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, जरा बताएं। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हाँ। ये कि रशिया ने जो कहा वो करके दिखाया। हाँ। रशिया के यूक्रेन का चैलेंज ये है कि यूक्रेन जब 1991 में अलग हुआ था तो यूक्रेन की सॉवरेनिटी एश्योर की गई थी और ये भी कहा गया था कि यूक्रेन रशिया के लिए खतरा नहीं बनेगा। यूक्रेन के अलावा ये भी कहा गया था कि नेटो जो है वो ईस्ट में रशिया की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसके नेटो में 15 मेंबर्स और ऐड हो गए हैं और यूक्रेन और जॉर्जिया दे वर प्रोबेबली द लास्ट स्ट्रॉ एट द कैमल्स बैक। तो ये कभी भी रशिया को सहन नहीं हो सकता था और इसीलिए यूक्रेन के मामले में जो अटैक किया, वॉर शुरू करी। हाँ। क्योंकि एक चीज देखिए आप कि वॉर से पहले जेलेंस्की के तेवर काफी बिगड़े थे। हाँ। बड़ा बढ़ बोल रहे थे कि हम ये नहीं मानेंगे और नेटो भी कह रहा था कि हम ये कभी नहीं सहन करेंगे, हम आपके साथ है, ये है वो है, सब कह रहे थे। लेकिन ये चीज भूल गए कि नेटो का जो चार्टर है उस चार्टर के मुताबिक वो जो नेटो मेंबर है के देश नहीं है उसके अंदर वो फाइट नहीं कर सकते हैं।
हाँ। लेकिन जेलेंस्की को भरोसा दिलवाया गया कि उसकी मदद करेंगे। जब तो हुई तो जेलेंस्की को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आपको याद, जेलेंस्की ने ये कहा कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब वॉर शुरू हो गई और रशिया की जो फौजें हैं वो कीव की बढ़ी, तो कीव की तरफ बढ़ने में एक दिन तो वो काफी तेजी से, बल्कि दूसरे दिन ही 30 किलोमीटर तक पहुंच गई थी वो। उसके बाद तरफ बढ़ना स्लो डाउन हो गया और इसके अलावा रशिया वहां पर रखा। इसके अलावा नेटो ने और यूएसए ने फिर वही अपने एक तेवर दिखाने शुरू किए कि हम आपको ये असला सप्लाई करेंगे। और जैसे ही ये बातें आनी शुरू हुई और आज तो ये भी कहा गया कि विदेशी नागरिक भी आकर के यूक्रेन में उनके फौजों करेंगे। और जैसे ये बात आगे आनी शुरू हुई, जेलेंस्की के तेवर जो है फिर बिगड़ने शुरू हो गए। और ये बात शुरू हुई कल, जब कल ये की तरफ से बयान आने शुरू हुए तो रशिया ने फिर परमाणु अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू किया, न्यूक्लियर कमांड को। रशिया को मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया वो नेटो की प्रोवोकेशन के बाद में। तो उसका मतलब ये है कि वो चाहता ये है कि नेटो को भी पता चल जाए कि खाली हम भी नहीं बैठेंगे, तो जरा पीछे हटके रशिया की जो सिक्योरिटी की चिंता है उसको ध्यान में रख के बात करें। अब जो बातचीत हुई है, ये बातचीत एक तरह से उनका जो है जो नहीं कहेंगे, नेगोशिएशन जो हो रहा है कि एक दूसरे को तेवर दिखाने हैं कि किसमें ज्यादा है ये, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यूक्रेन को देखते हुए रशिया भी जानता है परमाणु युद्ध नहीं करना है, लेकिन वो नेटो को यूक्रेन को बता भी देना चाहता है कि अगर आप दोबारा तेवर दिखा रहे हैं तो ये आपके हक में भी सही नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ फिलहाल बने रहे। मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जाने की कोशिश कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई कहीं दुनिया ना इसमें पिस जाए और हिंदुस्तान इस न्यूक्लियर वॉर के खतरे को क्या रोक सकता है, कि किसी तरह का कोई रोल प्ले कर सकता है या फिर नहीं, इस पर करेंगे चर्चा। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है जिस तरह से और जिस तरह की परिस्थिति वहां बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस युद्ध के दरमियान, और वहां जो भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे वहां से बाहर निकाला जा सके, इवैक्यूएशन प्लान और किस तरह से मजबूत बनाया जा सके ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वहां से सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जा सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए, सुरेश गोयल जी, आप पूर्व राजनयिक रहे हैं, ऐसे में आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे जिस तरह की परिस्थितियां इस समय है, न्यूक्लियर वॉर की धमकी रूस की तरफ से सामने आ चुकी है, ऐसे में इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? इससे पहले कि मैं अनुमा जी के पास और खेमचंद शर्मा जी के पास जाऊं, आपसे जरा इस स्थिति को क्लियर करना चाहूंगी। क्या हिंदुस्तान के हाथ में कुछ है या फिर ये जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा इस समय पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, इसे रोकने के लिए, इसे थामने के लिए कुछ हो सकता है या नहीं? एक तो जो आप वो, दूसरा की जो नागरिक और उस बारे में बड़े संक्षिप्त में। पहले तो जो भारत का क्या रोल हो सकता है, भारत का एक रोल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण देश है, आर्थिक व्यवस्था है, पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, स्ट्रेटेजिकली भी। इंडो पैसिफिक में यूएस के साथ में इसकी मेंबरशिप भी है, क्वाड में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का भी और यूएस का भी। यूक्रेन से हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए भारत एक बड़ी असरदारी आवाज है, जिसके तो पुतिन भी समझते हैं और सुनते हैं, बाइडेन भी समझते हैं और सुनते हैं, इसके अलावा इसकी भी उम्मीद है कि वो समझते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इस सब चीज में एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि भारत एक यूरोपीय ताकत नहीं है। और ये जो झगड़ा हो रहा है यूक्रेन का और रशिया का, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने उठाया, बात नहीं है, ये बात है यूरोप का सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या होगा, उसमें का क्या रोल रहेगा, उसमें रशिया की सिक्योरिटी किस तरह तय होगी, और इन सब में जो महत्वपूर्ण रोल है
वो यूएसए का है, नेटो कंट्रीज का है, हाँ। यूरोपियन का है, ओएससी का है, रशिया का है। हाँ। तो हम एक असरकारी आवाज हैं, लेकिन उससे पहले सर आपको क्या लगता है, हमें पहले ये समझना होगा कि ये महज एक धमकी है या फिर वाकई में रशिया के लिए, पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है और वो सीरियसली ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये पोस्चरिंग है, मैं धमकी नहीं कहूंगा, हाँ। ना कि नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक जताने वाली बात है कि भाई आप हमको ये मत समझिए कि हमारे पास ताकत नहीं है। हाँ। अगर आप ज्यादा आगे बढ़े तो हमारे पास ताकत है, जरा संभल के रहिए आप। अच्छा शिल्पा, इजाजत है कि मैं थोड़ा सा जो भारतीय नागरिकों हैं उसके बारे में कुछ कहूं? प्लीज 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 टेक योर टाइम सर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हम सबके लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बिल्कुल। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब बोल रहे थे, सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। मैं अभी यहाँ पर आने से पहले भारतीय हमारे छात्र जो वहां पर छुप कर के मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठे हुए हैं, उनसे मैं कर रहा था और बराबर पीछे से बम फटने की आवाजें आ रही थी। तो हालत में सबसे पहला काम यह है कि छात्रों को वहां से ले जाया कहाँ जाए और किस तरह। अगर ऊपर रोड पर आते हैं तो बड़ा खतरा मौजूद है अभी, तो हमें सावधानी से काम करना होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि मैंने सुना कि किसने कहा कि हमको बहुत ज्यादा फ्लैट्स की जरूरत है, 20 या 30 फ्लैट्स की जरूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो आएंगी, उन देशों को भी साथ में लेकर के चलना होगा। अगर वो देश इजाजत नहीं देंगे तो हम 20-30 फ्लाइट नहीं उतार सकते हैं। तो ये जो 4 मंत्री जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि वो से बात करें। मैं इस बारे में, देखिए, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि छात्र बाहर आए, सुरक्षा से बाहर आए और जितना जल्दी हो सकता है बाहर आए, लेकिन उसके इंतजाम करने की जरूरत होती है, सुरक्षा को देखने की जरूरत होती है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उठाया है। इसी पर मैं अनुमा जी सीधा आप ही के पास आऊंगी। ये कह रहे हैं कि भाई हम 20, 30, 40 फ्लाइट्स एक साथ वहां पर नहीं उतार सकते हैं, हमें उन देशों से परमिशन भी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं जो इस समय जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में इसीलिए तो 4 मंत्रियों की टीम को बनाया गया है, ताकि मामला जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके सॉर्ट आउट किया जा सके। जिनकी बॉर्डर्स यूक्रेन से लगती हैं और उन सब में ये करके टाइप करके किया जा सकता है। अब आपको मैं एक पुरानी बात याद दिलाती हूँ, क्योंकि आज स्टूडेंट जब हम और आप बात कर रहे हैं ना, तो ये स्टूडेंट फंसे हुए हैं। हमको थोड़ा सा इस पे संवेदनशील होना पड़ेगा। पहले ऐसा हो चुका है, आपको याद होगा 2011 में फरवरी में ही यही महीना था जिसमें हमने लीबिया से अपने यात्रियों को निकाला था। तो क्या किया था हमने, एक बोइंग 747 लिया था, एक एयरबस 330 लिया था और उसके अलावा हम जहाज हायर करने वाले थे। तो 18,000 लोग वहां भी फंसे हुए थे, निकाले गए थे। इसके पहले 1,70,000 नागरिक हमने कुवैत से निकाले थे। तो क्या तमाशा है, ये सरकार असल में अकर्मण्य है, इसीलिए ये हो रहा है। नहीं तो वो बच्चे आज दिन भर से, सुबह से बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है, गन फाइट नहीं हो रही है। मेरे पास डायरेक्ट, अगर मैं बात कर सकती हूँ, अगर मैं वहां से श्वेता कपूर से बात कर सकती हूँ, अगर मैं वैशाली सृष्टि विल्सन की मदद से बात कर सकती हूँ, वो बात कर सकती है, तो एम्बेसी क्यों नहीं बात कर सकती? शर्मिंदगी की बात है। हमें संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। इस वक्त भी वो बच्चे फंसे हैं और सरकार जिम्मेदार हो। क्या ऐसा, अगर हमारी कूटनीति अच्छे से काम कर रही होती तो इन सब चीजों का, उन 4 देशों से क्या हमने पहले से टाइप नहीं किया होता, ऐसा कि हम पहले कर चुके हैं इतिहास में। तो आज हमारी हालत ये है कि आज देश सुनना चाहता है कि प्रधानमंत्री आके बच्चों को लिए आश्वस्त करें और देश को समझाएं। उस समय वो मन की बात करते हैं, उस समय वो बात की बात में, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त वो बच्चे परेशान है इस वक्त, और हमें 80 फ्लाइट हो चाहे 120 फ्लाइट हो, पहले हुआ है दिखाइए। बात नहीं, बल्कि छात्रों की सुरक्षा की बात करने के लिए सामने आना चाहिए। शर्मा जी ये साथी कह रहे हैं कि लीबिया में इन्होंने क्या करके दिखाया था वो याद कर लीजिए, कुवैत में इन लोगों ने क्या करके दिखाया था वो याद कर लीजिए, और उसके हिसाब से फिर आगे का प्लान बनाइए ना। कुवैत की जो बात करें, गल्फ की जो बात ये भूल जाती हैं। कुवैत की जो बात करें, गल्फ की जो बात करें, युद्ध होने से पहले इवैक्यूएशन हुआ। इसका मतलब जो वार्निंग हुई तो उसमें सहायता की गई, वो खुद से आए, उन्होंने खुद से बुकिंग करी और उसमें एडिशनल फ्लाइट अरेंज करने का काम किया गया। आप चुप रहिए प्लीज, आप बोलने दीजिए। अब बीच में बोलोगे, आप बोलोगे, बोलिए प्लीज, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ। अभी युद्ध काल है, युद्ध हो रहा है, बम बरस रहे हैं वहां पे।
युद्ध काल में जब बम बरस रहे हैं, हाँ। वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार इफेक्टिव तरीके से इवैक्यूएशन को चला पा रही है। बाकी कोई भी देश नहीं चला पा रहा है, ना अमेरिका चला पा रहा है, ना ही चीन चला पा रहा है। और लाखों की संख्या में वहां पे यूक्रेन के निवासी भी और हमारे स्टूडेंट वहां पे पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, सबके साथ जमीनी तरीके से हमारे स्टूडेंट वहां पे पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और आपको बता दूं, अभी मियां ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बताया है, एक नया रास्ता और खोला है जिसका नाम है मोल्डोवा। वहां से भी जमीनी रास्ते से अपने नागरिकों को लाया जाएगा। अब आप बात करते हो गल्फ, अरे गल्फ में तो पहले आए थे, वार्निंग तो यहाँ भी दी, 8,000 लोग आ भी गए। लेकिन दरअसल विपक्ष को आपत्ति यह है, शर्मा जी, विपक्ष का आपत्ति यह है कि आप लोग काम कम कर रहे हैं, तमाशा ज्यादा बना रहे हैं। एग्जैक्टली। विपक्ष की दिक्कत ये है कि मोदी जी की वजह से इतनी तेजी से इवैक्यूएशन क्यों हो रहा है। अभी तक एक भी भारत के नागरिक को चोट क्यों नहीं पहुंची। ये लाखों का राजनीति करने वाले हैं। ये तो चाहते हैं कि 100-200 स्टूडेंट मर जाए, उन पर बम गिर जाए, तब ये राजनीति कर सके। इनको हजम नहीं हो रहा है कि आज भारत के झंडे का इतना सम्मान हो रहा है। अगर हमारी बस में भारत का झंडा लगा हुआ है तो उसमें सम्मान तरीके से दूसरे देश बिहेव कर रहे हैं, फ्री पासेस मिल रहे हैं। ऐसा पहले कभी पॉसिबल नहीं था। आप यूरोप में जाके देखिए, आप गए भी होंगे, इतनी चेकिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, तब जाके वीजा मिलता है। अगर आप इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन में फंस गए तो आपको जल्दी से निकलने नहीं दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अनुमा जी ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज भी नहीं कर पा रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया इतना भी कर रहा है तो आप उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करना चाहते? कम से कम 50 वीडियो हैं जिसमें बच्चे ये कहते हुए सुने गए हैं कि अमेरिका तो पहले निकल चुके हैं, बाकी देशों के निकल चुके हैं, केवल हम सच्चे हैं, हमारे ऊपर मार नहीं कह रही है। शर्म नहीं आती? बिल्कुल क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर नहीं एडवाइजरी में पहले इतने ही एहतियात से बता दी गई होती बच्चों को, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चों को बिल्कुल नहीं जाते। देखिए, ये जो भी बातें कर रहे हैं, मुझे लोगों को मालूम है कि ये प्रचार की राजनीति कर रहे हैं। ये ऐसे लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा 2002 तक कराया था। इनको ईर्ष्या है। लेकिन समस्या तो इसी बात की है ना, कितने संवेदनशील मुद्दे पर भी ऐसे राष्ट्र की होनी नहीं चाहिए। और अगर हो रही है तो इस बात में झांकना होगा, गंभीरता से इस पर सोचना होगा। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, यहाँ पर जिक्र हो रहा है लीबिया का, यहाँ पर जिक्र हो रहा है कुवैत से इवैक्यूएशन का। जरा बताएं, आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि उस समय की स्ट्रेटेजी कैसी रही थी और आज जो स्ट्रेटेजी यूज हो रही है क्या वो सही है? उस समय की जो परिस्थितियां बताई जा रही है और आज की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके हिसाब से जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, कितना एप्रोप्रिएट? देखो, एक बार शिल्पा, मैं फिर से जो अनुमा आचार्य जी बोल रही हैं वो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा कोई कि ऑडियो का इशू है। फरवरी लेकिन 2011 मैं में इतना आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, हम लोगों ने लीबिया से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किया, हम लोगों ने कुवैत से भी लोगों को इवैक्यूएट करके हिंदुस्तान लाने का काम किया था। लेकिन यहाँ पर सरकार काम कम कर रही है, प्रचार ज्यादा कर रही है, तमाशा ज्यादा बना रही है। देखिए, ये थोड़ा सा राजनीतिकरण हो रहा है। ये इसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्यों करना चाह रहे हैं हम। 2011 में भी भारत ने लोगों को निकाला था, लीबिया से भी भारत ने लोगों को निकाला था, इराक से भी भारत ने लोगों को निकाला था। ये उसमें हमारी सरकार तुम्हारी सरकार कहीं नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। जो लोग फंसे हुए हैं वो हार्ड बैटल ग्राउंड्स में फंसे हुए हैं। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप उनको बच्चों को यहां से उठा के वहां ले जाएं? तो अभी हमारी आवश्यकता यह है कि जो बच्चे जहां पर हैं वहां की परिस्थिति के लिए के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ चीज हो सकती है वो उनको बताया जाए, वो किया जाए और उसके साथ उन्होंने किया जाए। तो ये मैं ये कांग्रेस को भी नंबर पूरे हैं, उनको भी पूरे हैं, लेकिन अभी हमारे को इस पे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों को वहां से निकाल सकते हैं और कैसे उनके पेरेंट्स को यहां पर अश्योरेंस दे सकते हैं। कोई पैनिक नहीं करने की आवश्यकता है।
ऐसा ना हो कि किसी पैनिक की वजह से कोई कुछ और गलत कदम उठा ले और कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये हमको करना है, सरकार कर रही है, जो करने दें, जो मेरे हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए अपन। तो ये मेरा मानना। शिल्पा और कोई बात मेरे से पूछे। राजनीतिक साहब का कहना है कि भाई उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत फर्क है और सरकार जो कर रही है उसे करने दिया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष को ऐसे समय में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पैनिक का माहौल क्रिएट करने की बजाय। एक बहुत लॉजिकल बात कहूंगी कि आज सुबह से जैसे बम्बार्डमेंट नहीं हुआ है, गन फाइट नहीं हुई है, 2 बजे तक 2:30 बजे तक नहीं हुई है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे भी उसी बच्चे के थ्रू है जो वहां फंसा हुआ है। तो क्या भारत सरकार इतना अगर मोदी जी का बहुत ज्यादा प्रशस्ति करते हैं तो एक बार रूस को फोन करके बोल दे, रूस के राष्ट्रपति को, कि भाई एक दिन मत बरसाना, तुमको जो करना है मेरे बच्चों को निकल जाने दो, उसके बाद कर लेंगे। बड़ी सीधी बहुत लॉजिकल बात कर रही हूँ, बहुत सीधी बात कर रही हूँ कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो रूम मिल जाता है तो बच्चे निकल आएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद बाकी जगह टाइप करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बोलते ज्यादा है, करते नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। बहुत साफ बात कर रही हूँ मैं। जब नहीं हुआ तो इस तरह से देखिए, एम्बेसी है उसको पता रहता है, तो एम्बेसी को इनका जो कमेंट है, कैन आई रिस्पॉन्ड प्लीज? इनका जो कमेंट है, इनकी जो समझ है वो समझ फॉरेन पॉलिसीज को या इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को या मैटर को समझने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कह रही है? रशिया को फोन करके बोल दो एक दिन रुक जाओ। अरे दे आर इन बैटल, वी आर नॉट इंटरफियरिंग। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन स्ट्रेटजी क्या होती है, उसको समझो। और ये तो यूरोप ही कह रहा है, ये तो अमेरिका कह रहा है कि हम रशिया को फोन करें। अरे हम रशिया को फोन करेंगे तो भारत की पोजीशन क्या हो जाएगी? मतलब हम यूरोप का साथ ले रहे हैं या अमेरिका का साथ ले रहे हैं। एक दिन रोकने का मतलब सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं निकलेंगे, वहां पे यूक्रेन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यूरोप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। रशिया ऐसा क्यों करेगा? अब हम क्या कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारी एम्बेसी, हमारी सरकार अपने नागरिकों को वहां पे सुरक्षा दे रही है, और जहां पे भी तिरंगा देखा जाता है रशिया उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। रशिया रिस्पेक्ट देते हुए वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इतनी बमबारी में भी हमारे नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यही सशक्त भारत का एग्जाम्पल है, यही सशक्त सरकार का एग्जाम्पल है, यही मोदी जी की 56 इंच की कुछ रिएक्ट करना चाहती हूँ। नागरिक को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है शर्मा जी, आपकी बात आ गई है, यानी कि आप 100% लगा रहे हैं अपना इस सिचुएशन को डील करने के लिए। होना चाहिए आपको, इसमें घमंड होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, शर्म। चलिए ठीक है, इस राजनीति को हमें यहीं पर थामना होगा। सुरेश कुमार गोयल जी, ऐसे सिचुएशन में क्या कुछ बेस्ट किया जा सकता है? फॉरेन पॉलिसी भी किस तरह से फूक फूक कर कदम रखी जाती है, इस लिहाज से भी जरा बताएं। साथ ही साथ फाइनल कमेंट भी दीजिएगा कि हम ये पूरा विश्व किस तरफ आगे बढ़ता हुआ। अच्छा जी, मेरा फाइनल कमेंट, पहली बात तो ये है कि आज मैं और जहां से आ रहा हूं, मैंने खुद अपने कानों से खार्किव में अभी 1 घंटा पहले या 2 घंटा हो गया है, शायद 2 घंटा पहले कारपेट बम भी एक के बाद 1 मिनट के अंदर 20 बम फटने की मैंने आवाज सुनी है। और मैं जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर मैंने आग लगी हुई देखी है अपनी आंख। तो ये ही नहीं है कि आज खार्किव में शांति है या कीव में शांति है, शांति नहीं। पहली बात तो ये है, इसलिए अभी भी सुरक्षा, उनकी, हमारे छात्रों की सुरक्षा को देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बात ये है, ठीक है। दूसरा ये मैंने पहले भी कहा कि हाँ, रशिया से हम बातचीत कर सकते हैं, कह सकते हैं, हम यूक्रेन से भी बातचीत कर सकते हैं, और हम यूएसए से भी बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत हुई भी है, कर भी रहे हैं, और ये बातचीत सारी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हुई है। ये ठीक है सर। माफी साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, मेरे पास समय की कमी है सर, माफी के साथ। बस मैं इतना ही कहना है मेरे को। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने नागरिकों को निकालने के लिए, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये डिबेट किसी और के लिए होगी, लेकिन कोई बात नहीं, नागरिकों के लिए एक कंसर्टेड एफर्ट करना चाहिए। और मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि इन परिस्थितियों में जो सरकार कदम उठा रही है वो उचित हैं, उनको थोड़ा और एग्रेसिव करना चाहिए।
अगर आपको 4 फ्लाइट की जगह 8 फ्लाइट भेजनी है तो 8 फ्लाइट भेजिए, लेकिन फ्लाइट में बैठने के लिए बच्चों को पहले लेकर के बुडापेस्ट या बुखारेस्ट या सोफिया या कहीं ला करके उनको बैठाएं, फिर कहीं जाकर के बातचीत होगी। और प्रायोरिटी शुड रिमेन बच्चों को कैसे निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुमा जी जल्दी से। मेरा कमेंट सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपने इस मुद्दे को चर्चा का विषय बनाया, लेकिन चर्चा से ज्यादा इसे एक्शन का विषय बनाइए। हाँ। ये बहुत जरूरी है इस समय। इसमें कोई राजनीति नहीं, हमारे बच्चे वहाँ कोई राजनीति नहीं शर्मा साहब, लेकिन चर्चा से ज्यादा एक्शन का विषय बनाइए। फाइनल कमेंट आपका। देश को आश्वस्त कीजिए, उन तमाम पेरेंट्स को आश्वस्त कीजिए जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। आपके टीवी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को और सभी रिलेटिव्स को, जिनके रिलेटिव्स या जिनके बच्चे यूक्रेन में हैं, उनको विश्वास दिला देना चाहता हूं। हाँ। हर एक नागरिक को हम सुरक्षित रूप से भारत लाएंगे और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। 4 कैबिनेट मिनिस्टर को विदेश भेजा है, वहां की सरकारों से कोऑर्डिनेट करके हमारे नागरिकों को जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था की जा रही है। और हमारे देश का जो प्रयास है सबसे तेज है, सबसे गंभीर है, सबसे चलिए, और उसके सकारात्मक नतीजे जल्दी हम सबको देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। तो कल मिलाकर फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं जिस तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलती हुई, अब भाई रूस ये महज धमकी दे रहा है या फिर अपने लिए पोस्चर क्रिएट कर रहा है, ये तो रूस ही जाने। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उसका किस हद तक बेहद गंभीर और बेहद दुखद परिणाम हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और रशिया और पुतिन तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में अब आगे जो बातचीत चल रही है उसका क्या कुछ अंजाम निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई है। करना होगा उसके लिए इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।